नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन चुनाव के नतीजों का बाजार पर क्या असर पड़ेगा? चुनावों के बाद कहां पर निवेश करने से ज्यादा फायदा हो सकता है, इस पर बात करने वाले हैं आज। एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी क्या रहे, इस पर रहेगी खास चर्चा। आने वाले 6 महीने आपके पोर्टफोलियो के लिए कैसे खास रह सकते हैं, इस पर रहने वाली है हमारी आज की खास चर्चा। और इस चर्चा में हमारे साथ 2 खास मेहमान शामिल हैं, उनका परिचय करा देते हैं। सीमांत शुक्ला, चीफ बिजनेस ऑफिसर, जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड, हमारे साथ हैं। पंकज मटवाल, एमडी ऑप्टिमा मनी। सीमांत जी और साथ ही पंकज जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले समझना बेहद जरूरी है कि ये जो सबसे बड़ा इवेंट हम जो लोकतंत्र का महापर्व इस वक्त देख पा रहे हैं, इम्पैक्ट तो हर जगह है, पर बाजार पे भी एक खास असर हम हमेशा देखते हैं। बाजार और चुनाव काफी दिलचस्प एक केमिस्ट्री रहती है। इसलिए सीमांत सर, आपसे समझना चाहेंगे बाजार और चुनाव की केमिस्ट्री कैसे रंग लाती है, जरा सर ये बताइए। और अभी जो हमने पिछले कुछ टाइम में बाजार में काफी ज्यादा उथल पुथल देखी, उतार चढ़ाव देखा है, क्या ये इलेक्शन की वजह से है? थैंक यू स्वाति इस शो में बुलाने के लिए। मेरे ख्याल से इलेक्शन एक महापर्व है। इसको अगर अपन देखें, हिस्टोरिकल डेटा भी अगर अपन देखते हैं, तो चाहे 14 का चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव हो, वोलेटिलिटी हमेशा रही है। तो मार्केट की वोलेटिलिटी नापने के लिए एक इंडेक्स होता है जिसे विक्स इंडेक्स कहते हैं। अगर पुराना 14 और 19 का भी डेटा देखें तो यूजुअली 12 से 15 के बीच रहा है। और एक दिन पहले, चुनाव के रिजल्ट के एक दिन पहले 14 में शायद 35-36 पहुंचा था। मेरे ख्याल से 19 में करीबन 28 के आसपास था, और इस बार करीबन 24 है। तो रिलेटिव अंक से देखें तो जो वोलेटिलिटी को नापने का मापदंड है विक्स इंडेक्स निफ्टी का, वो इस बार पहले से कम है। और ये हमेशा की एक वो रही है कि लॉन्ग टर्म में तो वैल्यूएशन चलते हैं, बट सेंटिमेंट डू अफेक्ट, और उसका इम्पैक्ट मेरे ख्याल से हर बार के चुनाव में रहता है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें 1989 से लेके अभी तक 6 मंथ के प्री रैली जो कहते हैं, -9 भी रही है, 32% भी रही है। ऑन एन एवरेज 10-12 चुनाव का अगर पुराना डेटा देखा जाए तो करीबन 14% रही है। और इस बार की भी रैली अगर 6 महीने की देखें तो करीबन 15-16% के आसपास बैठती है। तो ब्रॉडली इट इज़ इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन, और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है। और यूजुअली मार्केट क्या कहना चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, और काफ़ी चीज़ें इस चुनाव के अंदेशे ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड है, ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। कुछ नया फैक्टर आता है, सरप्राइज फैक्टर आता है, तो मार्केट कैन सी मोर वोलेटिलिटी। ओके सर, बिल्कुल। तो बाजार का एक काफी गहरा रिश्ता और नाता हमेशा से रहा है चुनावों के साथ, जैसा सीमांत जी ने भी बोला। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये भी है, पंकज जी, इस पर आपसे रिएक्शन चाहेंगे। जैसे कि इस बार हम बहुत सारे नए वोटर्स हमने देखे इस बार के चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग किया। वैसे ही नए इन्वेस्टर्स बाजार के साथ जुड़ रहे हैं। क्या खासियत है इस बार के नए इन्वेस्टर्स की, जो कि बाजार में इस एक बहुत बड़े इवेंट को देख पा रहे हैं, और ये इस तरीके का अलग एक रिएक्शन, एक अलग मूड बाजार का जो नजर आ रहा है? देखिए स्वाति जी, नए इन्वेस्टर का जुड़ना तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उसके पीछे वो है मार्केट की परफॉर्मेंस। तो एक तो अवेयरनेस बहुत क्रिएट हुई है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इक्विटी मार्केट के बारे में। और दूसरी बात जो है वो है कि परफॉर्मेंस। हमने देखा कि इक्विटी मार्केट में पैसा बना, और जिसकी वजह से अधिक इन्वेस्टर्स मार्केट से जुड़ रहे हैं। इस पर हमने कई बार पहले भी चर्चा की है स्वाति जी, कि अवेयरनेस इतनी बढ़ रही है कि अब लोगों को लग रहा है कि म्यूचुअल फंड्स सच में सही है इन्वेस्टमेंट के लिए, और यहाँ पैसा बनता है। और दूसरी बात यह है कि दूसरे जो विकल्प हैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट के, एक टाइम था जब पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स पर भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते थे, बट इस तरह की कोई भी ये स्कीम्स हो या दूसरे प्रोडक्ट्स हो, उनके मुकाबले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना भी आसान हो गया है, और रिटर्न्स के लिहाज से भी एक बेहतरीन प्रोडक्ट माना जा सकता है। तो इसके लिए निवेशक इक्विटी मार्केट के साथ डायरेक्टली या थ्रू म्यूचुअल फंड्स जुड़ रहे हैं।
बिल्कुल, तो नए निवेशक म्यूचुअल फंड से जुड़ रहे हैं, नई एसआईपीज़ हो रही है, एसआईपी बुक पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, एसआईपी एयूएम बढ़ रहा है, म्यूचुअल फंड का एयूएम बढ़ रहा है, ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन बात है और जिस साल में हम हैं उसमें अलग-अलग डेवलपमेंट्स के साथ, नई सरकार के साथ-साथ नए निवेशक भी जुड़ रहे हैं, ये अपने आप में काफ़ी बेहतरीन एक मौका है। पर अब सीमांत सर ये जरा बताइए, हम अब तक की तो हम बात करते आए हैं भूतकाल में क्या हुआ, मतलब पिछले सालों में जितने भी चुनाव हुए, बाजार का मूड माहौल कैसा रहा, इस बार बाजार क्या कर रहा है, पर अब आगे आने वाले टाइम में क्या? यूजुअली इलेक्शंस के बाद एक इलेक्शन के बाद बजट भी आएगा, फुल फ्लेजेड बजट आएगा नई सरकार का। आने वाले जो फिर रेस्ट ऑफ द ईयर है 6 महीने, वो भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। एंड ऑफ द ईयर तो हम यूएस में भी इलेक्शन देखेंगे, तो जो इवेंट्स है उसकी कोई कमी नहीं है। चाहे फिर वो इक्विटी बाजार हो, चाहे डेट हो, हर जगह हम कुछ ना कुछ एक्शन जरूर देख पाएंगे। क्या स्ट्रैटेजी और कहां पर आपको मौके नजर आ रहे हैं अभी आने वाले कुछ टाइम में? देखिए, सेक्टर रोटेशन और ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट का बजट है वो एक काफ़ी हद तक दिशा निर्देश को बताएगा कि किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। मोटा मोटा अगर हम देखें तो मार्केट में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है जितना भी चुनाव का रिजल्ट आना है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो 15 सालों में काफ़ी हुए हैं और जिसका इम्पैक्ट हम अब स्ट्रक्चरल चेंजेस में देखते हैं कि इस ज़माने में टेक्नोलॉजी और फार्मा वाज द की। आज की डेट में अगर अपन देखें तो डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव, डिजिटल लेड बिजनेसेस, इनमें तेज़ी आई है। लेकिन यस, बजट एक दिशा निर्धारित करेगा जो कि मेरे ख्याल से हमारे लिए एक बड़ा इवेंट होगा, अपार्ट फ्रॉम यस यूएस का जो इवेंट आना है। तो मेरे ख्याल से चुनाव के बाद हमें सबसे इम्पोर्टेंट अभी हमारे लिए बजट होगा, जो हमें ध्यान से देखना होगा, क्योंकि बजट में क्या चेंजेस आते हैं टैक्सेशन लॉस को लेके, स्ट्रक्चरल चेंजेस को लेके। बट ब्रॉडली अगर आप देखें तो जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, प्री कोविड, पोस्ट कोविड, काफ़ी हद तक अपनी बैलेंस शीट सभी ने सुधारी है। तीनों सेगमेंट की अगर अपन इंडेक्स की कंपनियां देखें तो ब्रॉडली काफ़ी स्ट्रांग हुई हैं। सब पे कैपेसिटी बिल्ड करने की क्षमता है, डेट टू इक्विटी रेशियो कम हुआ है। तो ब्रॉडर सेंस में तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें ठीक लग रही हैं और जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ग्रोथ रही है, डिफेंस में रही है, गवर्नमेंट का पीएलआई इनिशिएटिव रहा है, इसका इम्पैक्ट तो दिखना स्टार्ट हो गया है। बट यस, बजट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी। किन सेक्टर का रोटेशन रहेगा वो बजट के बाद ही पता लगेगा शायद। बिल्कुल, तो जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार के रिफॉर्म है, अगर थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार आती है तो डेफिनेटली बाजार को भी बल मिलेगा और उन रिफॉर्म्स का, उन पॉलिसीज को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और बाजार को तो एक स्टेबल गवर्नमेंट पसंद है ही और हमेशा आती ही रही है। पर पिछले कुछ टाइम में पंकज जी हमने देखा सेक्टोरल या जो सेक्टर वाइज हमने 2023 में स्मॉल कैप और मिड कैप में बड़ी अच्छी रैली देखी। लार्ज कैप थोड़ा पेस पकड़ रहा है। थोड़ा हमने जो निवेशकों का है वो मूड बदलते हुए भी देखा। ज़्यादा रुझान पहले पिछले कुछ समय में स्मॉल कैप की तरफ जा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे शायद वो डाइवर्सिफिकेशन हम वापस आते हुए देख रहे हैं। क्या सर फोकस कहाँ करें? अभी जो एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी है विद इन सेक्टर्स, कहाँ पर रखने की ज़रूरत है जिससे कि एक वन साइडेड अप्रोच ना रहे किसी के पोर्टफोलियो में? बिल्कुल, देखिए स्वाति जी, अभी जैसे सीमांत जी ने भी कहा कि सेक्टर्स रोटेट होते रहते हैं और वही बात अप्लाई होती है मार्केट कैप्स के लिए भी। हम देखते हैं कि किसी वक्त पर लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कभी मिड कैप या स्मॉल कैप बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में वैसे सभी कुछ रखना चाहिए, लेकिन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के मार्केट कैप्स में एलोकेशन होना चाहिए। और जहां तक बात है सेक्टर्स की, मैं कहूंगा कि आम निवेशक के लिए डाइवर्सिफाइड फंड्स ही बेहतर होते हैं, क्योंकि ये आपको डिसाइड नहीं करना है कि कौन से सेक्टर्स में आपका एलोकेशन ज्यादा हो या कम हो। क्योंकि यदि आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा और उसने नहीं किया और आपका इन्वेस्टमेंट वहां पर ज्यादा है, तो आपको शायद नुकसान ज्यादा हो, फायदा ना हो। लेकिन यदि आप डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फंड मैनेजर्स डिसाइड करेंगे कि किस सेक्टर में एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो उसका फायदा आपको ज्यादा मिलेगा, आपका रिस्क कम होगा। तो इसके लिए आम निवेशकों के लिए डाइवर्सिफाइड फंड्स मेरे हिसाब से बेहतर साबित होंगे।
जहां तक सवाल है मार्केट कैप का, तो देखिए हम एक बात जानते हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप में देखें उतार चढ़ाव की संभावना ज्यादा रहती है लार्ज कैप के मुकाबले। तो यदि आप, और साथ ही ये भी जरूरी समझना जरूरी है कि ग्रोथ की संभावना भी ज्यादा होती है स्मॉल कैप में लार्ज कैप के मुकाबले। तो यदि आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तब अपने पोर्टफोलियो में जरूर आप स्मॉल कैप को शामिल करें, मिड कैप को शामिल करें। शॉर्ट टर्म के लिए है, यदि आपका नजरिया बहुत लंबा नहीं है या आपको उतार चढ़ाव से बहुत घबराहट होती है, तब लार्ज कैप में आपका निवेश ज्यादा होना चाहिए। साथ ही यहां पर एक बात समझना और भी जरूरी है कि यदि हमने देखा है कि स्मॉल कैप में वैल्यूएशन थोड़ी एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली लार्ज कैप के, तो इस वक्त पर आपको लार्ज कैप में एंटर करने की बजाय, या तो आप स्मॉल कैप में यदि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है तो स्मॉल कैप में इस वक्त पर एंट्री करने की बजाय आपको लार्ज कैप में ज्यादा निवेश करना चाहिए। और लंबे समय के लिए आप निवेश कर रहे हैं तो थोड़ी मात्रा में स्मॉल कैप को आप इंक्लूड करें, मिड कैप को इंक्लूड करें, मल्टी कैप के जरिए अपना पोर्टफोलियो बनाएं जहां पर लार्ज कैप के साथ साथ आपको स्मॉल कैप मिड कैप भी मिले। तो इस तरह से आपको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि वहां पर थोड़ी सी जोखिम की कम संभावना हो और ज्यादा रिटर्न्स मिलने की गुंजाइश रहे। और सेक्टर्स के हिसाब से यदि आप सच में बहुत ही सीजन इन्वेस्टर हैं, आप समझते हैं कि थोड़ा आपके पोर्टफोलियो में किस तरह की थीम्स या सेक्टर्स होने चाहिए, तो जब भी बात चल रही थी कि जो गवर्नमेंट का फोकस है, यदि अब देखना होगा कि गवर्नमेंट किस तरह की बनती है, लेकिन यदि हम मानकर चलें कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है इसी तरह की रहेंगी, तो ऐसे में इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, इस तरह की थीम्स जो हैं, कैपिटल गुड्स, इन पर सरकार का फोकस है और वो रहेगा, जिसका फायदा इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा हिस्सा अपने पोर्टफोलियो का इस तरह की थीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बिल्कुल, तो लार्ज कैप पे भरोसा रखना चाहिए। कुछ सेक्टोरल थीमेटिक जो निवेश है उसको भी टैक्टिकल एलोकेशन का हिस्सा बनाएं। क्या अभी सही मौका है नया पैसा डालने का? कहां पर ये पैसा डालना चाहिए नया निवेशक अभी इस बाजार में क्या करे? इस पर एक राय लेंगे, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो क्या अभी बाजार में निवेश करने का सही मौका है? इस पर चल रही है खास चर्चा। जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड से सीमांत शुक्ला हमारे साथ हैं, ऑप्टिमा मनी के पंकज मटपाल से खास चर्चा चल रही है। सीमांत सर, अभी फिलहाल नया पैसा कहां लगाया जाए? कहां पर आप सजेस्ट करेंगे कि आगे आने वाले समय में ये पैसा लगाया जाना चाहिए और तरीका क्या हो? देखिए, नया पैसा अगर ऑलरेडी एक अवेयर इन्वेस्टर है जो म्यूचुअल फंड या मार्केट में ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो एक तो पहली चीज़ तो एसेट एलोकेशन पे अभी भी ध्यान रखना चाहिए। स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन अगर ब्रॉडली आपकी सेट है और थोड़ा बहुत टैक्टिकल प्लस माइनस करके जहाँ पे वैल्यूएशन आपको लग रहा है कि ओवर है, वहाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अगर टैक्टिकल वाले पार्ट पे करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर कैश में बैठे हैं एंड सम ड्राई पाउडर इज़ देयर, तो उस केस में निवेशक ये देख सकते हैं कि अगर मार्केट में डिप्स आते हैं तो थोड़ा बहुत एडिशनल परचेज कर सकते हैं। अगर मार्केट में नए हैं बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से SIP, STP ज़्यादा बेटर होगा। अन्यथा लॉन्ग टर्म थोड़ा अगर होराइज़न है तो उस केस में लमसम लगाना चाहते हैं तो हाइब्रिड या डेट कैटेगरी से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर नया निवेशक है, सोच समझ के, क्योंकि रिस्क वेटेज इंपॉर्टेंट होते हैं पर्सनल फाइनेंस में। पर्सनल पहले आता है, फाइनेंस बाद में। तो हर एक की अपनी लिमिट, रिस्क की समझ और रिटर्न की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ब्रॉडली एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को देखना चाहिए कि SIP के रूट से देख रहे हैं या कुछ एडिशनल हर डिप पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो नए इन्वेस्टर है, जो मार्केट में पूरी तरह अनभिज्ञ हैं, मेरे ख्याल से उनको डेट या हाइब्रिड टाइप के फंड से स्टार्ट करना चाहिए अगर लमसम देख रहे हैं, लेकिन समय अवधि थोड़ी लंबी होनी चाहिए, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। बिल्कुल, तो ये तरीका है, ये स्ट्रैटेजी है जो आप अभी नया पैसा लगाने की रख सकते हैं। टैक्टिकल, क्योंकि एलोकेशन की बात की, सीमान जी ने भी चर्चा की, पंकज जी भी बता रहे थे कि कुछ पैसा आप थीमेटिक या अभी सेक्टोरल फंड में डाल सकते हैं। अभी इस पूरे इस माहौल का, इवेंट का फायदा उठाते हुए, थोड़ा अगर आप मैच्योर इन्वेस्टर हैं तो। पर ये जो सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट है उसके लिए कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है इस टाइम पर पंकज जी, क्योंकि अभी जैसे बजट आएगा,
हम जानते हैं कि बजट में जो सरकारी योजनाएं हैं और जो गवर्नमेंट की रिफॉर्म स्कीम्स है उनको बल मिलता है, ऐसे सेक्टर्स में ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन ऐसे सेक्टर्स में अगर पैसे लगाने हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे निवेशकों को इसको परखना चाहिए? बिल्कुल। स्वाति जी, पहली बात तो यह है कि कई बार जब हम देखते हैं कि किसी सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हम मान लेते हैं पीएसयू सेक्टर की बात, पीएसयू की बात करते हैं, तो पीएसयू में हमने देखा लास्ट 1 ईयर में 70-80% के रिटर्न्स दिए फंड्स ने। तो ऐसे में जब निवेशक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखते हैं और रिसेंट पास्ट की परफॉर्मेंस देखते हैं तो उनको कहीं ना कहीं मन में लालच भी आता है और इस तरह की उम्मीद के साथ वो वहां पर एंटर करते हैं। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं होता है कि एक ही सेक्टर या एक ही थीम हमेशा एक जैसा परफॉर्म करेगी। तो सेक्टर्स रोटेट होते रहते हैं। आपको ये देखना है कि आगे किस तरह के सेक्टर से या किस तरह की थीम से आप ज्यादा अच्छी उम्मीद रख रहे हैं। दूसरी बात ये भी समझना जरूरी है, चाहे आप डिफेंस की बात करें, पीएसयू की बात करें, तो जब आप किसी डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश करते हैं वहां पर भी उस तरह की थीम्स या सेक्टर्स ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, तो आपको वहां से भी फायदा मिलता है। लेकिन हाँ, ये बात समझना जरूरी है कि यदि वो सेक्टर या थीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले या डाइवर्सिफाइड फंड के मुकाबले आपको बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब अगर हम बात करें इस वक्त पर, तो ये मानकर चलें कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जिस तरह से अभी काम हो रहा है उन्हीं पर काम होगा, इंफ्रा के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हम जानते हैं इस वक्त गवर्नमेंट का जो फोकस है वो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, तो मैन्युफैक्चरिंग थीम उदाहरण के तौर पर बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रही है, काफी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रही है। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये थीम काफी अच्छी लग रही है कि इसमें अच्छी उम्मीद है। डिफेंस सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी फोकस रखा है इसके ऊपर और आगे भी उम्मीद है कि डिफेंस स्टॉक्स शायद आगे भी चलेंगे, तो ये सेक्टर भी अच्छा हो सकता है। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि अपने पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा उस उम्मीद के साथ जहां पर आपको लगता है कि सरकार की जो रणनीति है वो जियोपॉलिटिकल जो रीजन है उसकी वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इनकी वजह से कहां पर अच्छा हो सकता है। और यदि मेरा अपना विचार रखूं तो मुझे भी लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, इंफ्रा, रिन्यूएबल एनर्जी, ये कुछ चीजें हैं जहां पर अच्छी ग्रोथ की संभावना है। बिल्कुल। सीमांत सर, आपने बहुत सारे मार्केट के साइकिल्स देखे हैं, बाजार में बहुत सारे इवेंट्स का जैसे इम्पैक्ट पड़ता है उसको अच्छे से स्टडी किया है, एनालाइज किया है। ऐसे जब कोई मोमेंट्स आते हैं, ऐसे जब कोई बड़े अवसर आते हैं तो निवेशकों की उम्मीदें बाजार से बढ़ जाती हैं, जैसा कि हम आजकल देख भी पा रहे हैं। और फिर निराशा भी होती है जब थोड़ा सा उथल पुथल या उठापटक देखते हैं वो बाजार में। गलतियां कैसी हो जाती निवेशकों से, उन गलतियों से बचना कैसे चाहिए? मतलब ओवर एक्सपेक्टेशन ना हो तो उसके लिए अपने आप को ग्राउंडेड कैसे रखे कोई निवेशक? मेरे ख्याल से जब मार्केट में ग्रीड हो, खुद के लिए फियर बैठाना ज़रूरी है, उल्टा सोचे। और जैसा पंकज जी ने बड़ा सही बोला कि जो सेक्टर, जो थीम रैली कर चुका है, अगर उसकी ओर आप आकर्षित होंगे तो शायद चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि वो उतना आगे चले नहीं चले, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी रन अप कर चुका है, उसकी स्टीम एक लेवल की निकल गई है। तो मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें इस टाइप के इवेंट में। पहली चीज़ तो इस इवेंट को अगर अपॉर्चुनिटी आए तो ख़ासतौर से इक्विटी फंड्स के लिए या इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा लॉन्ग टर्म सोचें। अगर आप 2014, 2019 या उससे पहले के भी चुनाव देखें, जिन व्यक्ति ने और वोलेटिलिटी रही है, जैसा कि मैंने प्रथम दस्ते आपको बताया था कि हर चुनाव से पहले उतार चढ़ाव मार्केट ने देखे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहे 2014 में, इवन रैली आई हो या नहीं आई हो या उसके बाद भी किया हो, तो लॉन्ग टर्म में आप ओवरऑल एवरेज आउट हो जाता है। इवन मैं तो ये कहूँगा कि 2008 के पीक में भी, जब जो ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में आया था, उसके पीक में भी जिन्होंने लगाया, हाँ 5-6 साल थोड़ा ड्रैगर रहा रिटर्न में, लेकिन उसके बाद अगर आप लंबी अवधि के लिए देखें तो नॉर्मलाइज हो जाता है। तो पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर इक्विटी फंड्स के लिए या इक्विटी एसेट्स के लिए देख रहे हैं तो हमेशा थोड़ा लॉन्गर होराइजन रखें। और मैं पंकज जी से पूरी तरह सहमत हूँ कि थीम
एक आपका टैक्टिकली होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर जब आप पर्टिकुलर कोई कंसंट्रेट बेट लेते हैं या पर्टिकुलर थीम या सेक्टर पकड़ते हैं तो उसमें आप ज़रूरत से ज़्यादा अपना एलोकेशन ना करें, क्योंकि वहाँ पे आपको हो सकता है रिटर्न भी बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं बन सकते, लेकिन आपको जो कहना चाहिए कि डिसअपॉइंटमेंट भी शायद वहीं आ सकता है। तो मेरे ख्याल से डाइवर्सिफाइड फंड्स या फ्लेक्सी कैप टाइप के फंड, जहाँ पे आप उस चिंता से हट जाते हैं और आप फंड मैनेजर को ये कॉल देते हैं कि भाई सेक्टर रोटेशन जो करना है वो खुद देखे, या मार्केट कैप एलोकेशन जो करना है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप अपनी, क्योंकि उसका वो काम ही है फंड मैनेजर का। तो मेरे ख्याल से वो एक ज़्यादा से रहेगा। और जब भी इस टाइप के समय में इन्वेस्ट करें तो मेरे ख्याल से अगर आप 3 साल के लिए सोच रहे हैं तो 5 साल का सोच के करिए, जब इस टाइप के इवेंट घटनाक्रम में दिख रहे हो तो। बिल्कुल। पंकज जी, आखिरी सवाल यही होगा आपसे, मैं बिल्कुल सीमांत सर की बात से ही आगे बात बढ़ाते हुए, कि जो ग्रीड और फियर है, ये दो जो इमोशंस हैं वो हमेशा बाजार पर, निवेशकों पर हावी ही रहे हैं। और हमने इस फियर में देखा है प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज्यादा हो जाती है बाजार में, हमने देखा कितनी ज्यादा मुनाफा वसूली हुई है पिछले कुछ समय में, और यही ट्रेंड हमने फिर म्यूचुअल फंड में भी देखा है, लोग थोड़ी थोड़ी देर में पैसा निकाल लेते हैं। कैसे बचे इस प्रॉफिट बुकिंग से, और अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी है, क्या कोई परसेंटेज या कोई तरीका है जिससे कि आप सारे पैसे ना निकाले, थोड़ा आपको अगर फायदा हो भी रहा है वो पैसा निकाल के उतना परसेंटेज ही खाली निकाले, क्या इसका कोई फॉर्मूला सेट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है स्वाति जी। अगर आप गोल सेट करते हैं, अपने गोल्स के हिसाब से असेट एलोकेशन करते हैं और फिर इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि जब तक गोल अचीव नहीं होगा आप इन्वेस्टेड रहेंगे। तो ये जरूरी है। दूसरी बात, हाँ, ये जरूरी है कि अगर हम बात करें टैक्टिकल एलोकेशन की या एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो की जो आपने अलग से बनाया हुआ है, और आपने सोचा कि आपने कुछ थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट किया और थीम चली, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिला, तो बिल्कुल यहाँ पे बनता है कि आप थोड़ा प्रॉफिट वहां से बुक करें। तो कोर पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुकिंग की गुंजाइश कम होती है, आपके गोल से आपने उसको जोड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने डिसाइड किया हुआ है कि आपका जो एलोकेशन है वो किस परसेंटेज में रहेगा, और क्योंकि एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट में रिटर्न्स बहुत ही अच्छे आए, जैसे हम स्मॉल कैप का एग्जांपल ले लेते हैं, तो पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग की जा सकती है, या डेट और इक्विटी के बीच में एलोकेशन यदि आपको लगता है कि अब थोड़ा सा बदल गया है, तो रिस्क कम करने के हिसाब से आप यदि इक्विटी में से थोड़ा प्रॉफिट बुक करें और डेट में बढ़ाएं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रेडर्स के हिसाब से लोग म्यूचुअल फंड में करते हैं कि थोड़ा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है तो बार बार बुक करते रहें, उससे आपको फिर नुकसान ये होगा कि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म में, उसका फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल, तो ये कुछ ज़रूरी टिप्स हैं, कुछ ज़रूरी एडवाइस है जो हमारे 2 खास एक्सपर्ट्स ने आज आप सभी निवेशकों और दर्शकों को दी है। धन्यवाद करेंगे सीमांत सर हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पंकज जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज के शो में भी बस इतना ही, मनी गुरु में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, पर आगे भी खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।